मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो तो किसे दिक्कत। इसे 60% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हर नागरिक के लिए एक समान कानून, मतलब एक देश एक कानून। शादी, पैतृक संपत्ति, वसीयत, दान, बंटवारा, गोद लेने जैसे दर्जनों मामले हैं जिन पर हर धर्म संप्रदाय के अपने पर्सनल लॉ बने हुए हैं। नतीजा, देश में धर्म, जाति, क्षेत्र और जेंडर के आधार पर अलग अलग कानून कई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। लेकिन 72 साल हो गए, भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में मौजूद समान नागरिक संहिता आज तक लागू नहीं हो सकी। दूसरी ओर इससे अलगाववादी मानसिकता पैदा हुई है और अखंड राष्ट्र के निर्माण में रुकावट आई है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो अखंड राष्ट्र की भावना को और अधिक बल मिलता है, जबकि अलग अलग कानून होने से बेवजह मुकदमेबाजी और अदालतों का भी बेशकीमती समय खराब होता है। इसीलिए अब इस पर चर्चा भी हो और एक्शन भी। वैसे मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद भी की जा रही है। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है और बहुत सीधा है, बड़ा साफ है, बड़ा सपाट है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देश में समान नागरिक संहिता क्या लागू होनी चाहिए? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हाँ या ना में न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप पर आ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल को भी जानते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। और अगर शो के दौरान आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर भाग लेना चाहते हैं तो छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर हमें 9711002266 पर भेज सकते हैं। बहस की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ हमारे दर्शक भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अश्विनी उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और हमारे दो की बात वो हमेशा से कहते हैं और जनसंख्या कानून के लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर भी उनसे भी बात करेंगे। मौलाना साजिद रशीदी प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो हमारे साथ है। बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, क्या नाराजगी है। साजिद भाई से मैं पूछूंगा। और साथ ही साथ मेरे पत्रकार साथी माजिद हैदरी जुड़ गए हैं, कश्मीर से पॉलिटिकल एनालिस्ट है। साजिद रशीदी साहब, आप तो ना बाबा साहब के संविधान की कसमें खाते हैं। आप तो हमेशा कहते हैं आईन हमारे लिए सब कुछ है। तो 72 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों खड़ा कर रखा है? अबे आज एक सच्ची कसम खाइए और 72 साल बाद बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए बोलिए कि कल ही आ जाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। दीपक भाई, देश का जो हमारा संविधान है वो बिल्कुल मुकम्मल संविधान है सर। उसी में कहा गया है आर्टिकल 44, उसी में कहा गया है अनुच्छेद 44, जिसको आप लोगों ने आज तक लागू नहीं होने दिया कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। आप लोगों ने लागू नहीं होने दिया क्योंकि आपको शरीयत का लॉ चलाना है, आपको इस्लामिक लॉ चलाना है। तो नहीं, एक काम कर लीजिए, पहले जैनियों से राय ले लीजिए। सर जैनी फेवर में राय ले लीजिए, हर जैनी फेवर में, वो हिंदू सिविल कोड से ही गवर्न होते हैं। ईसाइयों से राय ले लीजिए। सर हर कोई फेवर में, मुसलमानों को छोड़ के हर कोई फेवर में। मौलाना साजिद रशीदी, आज तक किसी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपके कहने से नहीं होता ना। आप ही गए हैं हाई कोर्ट में, आप ही गए हैं उसकी खिलाफत करने हाई कोर्ट में। सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गया है, ना कोई जैनी गया है, ना कोई बौद्ध गया है, ना कोई सिख गया है। अरे भाई दीपक, आप डिबेट कर रहे हैं, यहां कोर्ट नहीं है मेरे भाई। फैसले मत सुनाया कीजिए। आप अगर डिबेट सच पर झूठ का मुकदमा लगाकर पेश करेंगे तो मुझे आपको काउंटर करना पड़ेगा, आपको काउंटर करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग सीधी बातें तो करते नहीं है, जलेबी बनाते रहते हैं हमेशा। आज हमने कहा बाबा साहब के संविधान की कसम खा लीजिए तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आप तो आइन की कसम खाते हैं ना, संविधान की कसम खाते हैं ना। इसी के लिए शाहीन बाग में बैठे थे, संविधान को बचाने के लिए। तो मैं कह रहा हूं ना, आर्टिकल 44 लाओ और संविधान को बचाओ। इसमें क्या दिक्कत है आपको? आपको क्यों शरिया का कानून लागू करना है देश में? तकरीर पूरी हो गई आपकी?
सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं देते ना, आप इधर उधर से बचने अब मैं लगते बोल हैं। लूं? हाँ बोलिए। ने गैस से ज्यादा तो आप बोलते हैं, सवाल तो छोटा होता है, आप जवाब से बड़ा सवाल करते हो। सर चलिए आइए, अब सुनिए आप मेरा इमाम सवाल मुझे सुनिए। पत्रकारिता भी सिखा दें। देखिए, सिखा दीजिए, आप सिखा मुसलमान को दीजिए, क्यों आपसे लाते भी हो बीच सीखने को में? तैयार हूं आप मैं। मुसलमान को बार बार क्यों लाते हो कि मुसलमान? अरे यार फिर वही बात है, आप बोलने तो दो मेरे भाई, आप बोलने नहीं दोगे तो मैं क्या Actually बोलूंगा? आपके पास जवाब होता नहीं है तो आप इसी तरह आप बोलने क्यों नहीं दे रहे मुझे? देते हैं, आप ज्यादा बोलते हैं, जवाब दीजिए ना सर। ये भी आप आप ही बाबा का, साहब ये भी के संविधान आप की ही का कसमें जवाब खाते है, हैं तो ये उनके भी आप ही का 72 साल जवाब है। पुराने सपने को अरे पूरा आप कर बोलने दीजिए। दोगे तभी तो जवाब दूंगा ना। शांत हूं मैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का टाइमर चलाइए इनके लिए। आप बोलने दोगे तभी बोलूंगा ना, आप तो बोलने नहीं देते हो। आप तो, मैं 10 सेकंड भी नहीं बोलता, आप फिर शुरू हो जाते हो। 1 मिनट आप बोलते हो, फिर 10 सेकंड नहीं बोलता, फिर 1 मिनट आप बोलते हो। ऐसे थोड़े होता है मेरे भाई। आप सवाल करो जितने चाहे करो, लेकिन जवाब का मौका तो दो कम से कम आदमी को, नहीं तो बिठाओ मत। आप अब 1 बिठाना मिनट बेकार आपने है पूरे 1 मिनट इस बकवास में गुजार दिए अपने रिटोरिक में। सुनिए, देखिए, आप बार बार मुसलमान का नाम लेके कि मुसलमान मुखालिफ है, मुसलमान मुखालिफ है, नफरत मत फैलाओ। मेरा आप कहना मुखालिफ यह है, मैं नहीं अब भी है? कहता हूं कि पहले जितने भी यहां लॉज हैं उन सबके मानने वालों को इकट्ठा कर लीजिए, उनसे राय ले लीजिए। हालांकि बीजेपी की आदत नहीं राय लेने की, ट्रिपल तलाक कानून बनाया, किसी की राय नहीं ली, उन महिलाओं की राय नहीं ली जो विक्टिम थी। अभी आप जो है लव जिहाद पे कानून बनाने जा रहे हैं, किसी की राय आपको नहीं लेना। 370 हटाया आपने, किसी की राय आपने नहीं ली, विपक्ष को आपने नहीं पूछा। आपने नोटबंदी की, किसी से आपने राय नहीं ली। ये तो आपका अपना मनगढ़ंत है सारा मामला। सिविल कोड पर कोई जवाब नहीं है तो हर बात पे जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं ना, बाबा साहब के संविधान की आत्मा को मानने के लिए उनके 72 साल के सपने को पूरा कर दीजिए। ऐसा नहीं है, इसका जवाब नहीं देंगे आप, नोटबंदी पे जाएंगे, आप भी पॉलिटिकल तकरीर करेंगे। आप मुझे आपको भी नेता बनना है, मुझे बताइए, क्या पार्लियामेंट में हर दाढ़ी वाला समझता है वो नेता क्या है मुसलमानों पार्लियामेंट का। में विपक्ष की कोई भूमिका होती है? कोई नहीं होती। पार्लियामेंट में क्या विपक्ष की कोई भूमिका होती है कि नहीं होती है? 370 पर आप बीजेपी का जो है मैनिफेस्टो पढ़ लेते, उन्होंने इसी के नाम पर वोट मांगे थे। सुधांशु त्रिवेदी साहब, जी, अगर क्या भूमिका सिर्फ होती है तो राय मुसलमान क्यों समाज नहीं को ली जाती? यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपत्ति नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सेक्शन। जावेद अख्तर का एक लेख याद आता है, सुनिए। 10 सेकंड रुक जाइए भाई, अब आप जावेद अख्तर के लेख सुनाएंगे तो सर इमाम एसोसिएशन का क्या होगा? सुधांशु त्रिवेदी जी, अरे सुनिए, अच्छी बात भी सुन लिया कीजिए, कभी अच्छी बात भी सुन लिया कीजिए। सर 4 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं और एक बार भी आपने पॉइंट पर बात नहीं की कि आपको कॉमन सिविल कोड से आपत्ति क्या है। सुधांशु त्रिवेदी जी आप बोलिए। सुनिए सिर्फ सुधांशु जी सुन लो यार। देखिए, मौलाना रश्दी जो बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी निर्देशक तत्वों में भी है। फिर भी यदि इन्हें लगता है कि अलग अलग धर्म, मेरी आवाज इको हो रही, इसको जरा ठीक करवा दीजिए। ठीक है, मैं कर देता हूं। देखिए, इनको यदि ये लगता है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, किसी को कोई समस्या नहीं होती है। फिर भी अगर मुस्लिम समाज को लगता है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाई, आप सिविल में अपना अलग लॉ चाहते हैं, मान लिया। आप अपनी संस्थाओं के लिए अलग नियम चाहते हैं, मान लिया। आप अपनी धार्मिक संस्थाओं के जमीनी हक यानी वक्फ बोर्ड के लिए अलग नियम चाहते हैं, मान लिया। आप शिक्षा के लिए अलग नियम चाहते हैं, मदरसे, मान लिया। तो भाई क्रिमिनल कोड में क्यों आप यूनिफॉर्म मानने को तैयार रहे? आप उसमें भी कहिए हम ईमान के पक्के हैं और हम पूरी तरीके से अपने ईमान पे चलेंगे, हमारा क्रिमिनल कोड भी अलग कर दीजिए। और तब आप ये कहिए कि 2 चोर चोरी करेंगे, एक हिंदू चोर चोरी करेगा 6 महीने की सजा पाएगा, मुस्लिम चोर चोरी करेगा उसका हाथ कटवाया जाएगा। और जहां तक मेरी समझ है, मजहब का ताल्लुक गुनाह और सजा से ज्यादा होता है, बजाय आपकी प्रॉपर्टी से कि आपके पास 4 मकान है या 5 मकान, या आपने शादी कैसे की है। तो अगर ईमानदारी है तो फिर कहिए कि अगर हमें वक्फ बोर्ड से लेके, इंस्टीट्यूशन से लेके, एजुकेशन से लेके, सिविल से लेके, सब में अलग चाहिए तो क्रिमिनल में भी अलग चाहिए। वरना ये बात समझ में नहीं आती जनाब की सिविल में तो अलग चाहिए, बहुत क्रिमिनल में मेरे ईमान पे कोई असर नहीं। जी बहुत अच्छी बात कही आपने, मेरे ऊपर सुधांशु जी आपने बहुत अच्छी बात कही। तो हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख हो जाए। मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अगर मुसलमान चोरी करे, ऐसा कानून बने कि अगर मुसलमान चोरी करे तो उसका हाथ कटे, मैं तैयार हूं इसके लिए, बनाइए ऐसा कानून। अगर मुसलमान जिना करे तो उसको चौराहे पर जो है पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए,
मैं बिल्कुल तैयार हूं ऐसे कानून के लिए। चलिए, तालिबान आपने लाना सुधांशु चाहते हैं जी भारत मेरे में? मन की बात कह दी। सुनिए, बिल्कुल तैयार हूं मैं। अरे मैं बहुत अच्छी बात, मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से यह प्रस्ताव पारित करवा दीजिए, जैसे ट्रिपल तलाक से लेके शाबानों के केस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने न सिर्फ अपना व्यू दिया है बल्कि न्यायालय तक जाके लड़ाई लड़ी है। आप कहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में प्रस्ताव लाइए, प्रस्तावित करके भारत सरकार को देखिए हम फर्क से कानून बनवाते हैं। बोलिए ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, बोलिए हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले पार्लियामेंट आंख। में इस्लामिक कानून लागू होगा यहाँ पार्लियामेंट पर में भी। एक अध्यादेश लेकर आइए। बोलिए साजिद रशीदी जी, बोलिए। आप पार्लियामेंट में एक अध्यादेश लेकर आइए कि इस्लामी कानून मुसलमानों के लिए नाफिज किया जाएगा। अगर पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी मुखालफत करेगा तो हम पर्सनल लॉ बोर्ड को उखाड़ के फेंक देंगे। सर उल्टी गंगा क्यों बहा रहे? उल्टी गंगा क्यों बहा रहे भाई? और वो पर्सनल लॉ आप अध्यादेश तो लेकर आइए। अरे ये बताइए सर, आप अध्यादेश तो लेकर आइए कि मुसलमानों के लिए इस देश में इस्लामी कानून होंगे। मैं तैयार हूं उसके लिए। हम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। भी कर देगा, हम तो आपकी बात मानेंगे। तो किसी के मानने ना मानने से फर्क पड़ता है, तब तो कानून बन ही जाता है। जैसे ट्रिपल तलाक बन गया ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने माना या नहीं माना। अब आप दूसरी तरफ मत जाइए हम ईमान, सुधांशु भाई, अब दूसरी तरफ मत जाइए। इसी बात पर रहिए, इसी बात पर रहिए कि एक अध्यादेश लेकर आइए, एक अध्यादेश लेकर आइए कि इस मुसलमानों के लिए इस देश में इस्लामी कानून नाफिज होगा। सारे मुसलमान हाथ जोड़कर तैयार होंगे, सारे मुसलमान आपके साथ होंगे। मतलब आपको देश के संविधान पर भरोसा नहीं है? इसका मतलब आपको इस्लामिक कानून पर ज्यादा भरोसा है, देश के संविधान और देश के कानून पर नहीं है? एक मिनट अरे मतलब इस्लामिक कानून पर भरोसा है, ये आपकी कट्टरता दिखा रहा है। ये आपकी कट्टरता दिखा रहा है मौलाना साजिद रशीदी। गप से रसगुल्ला लपक लिया आपने इस्लामिक कानून का कि सुधांशु जी ने क्या बोल दिया। अरे जब सहमति हो गई तो आप क्यों बोल रहे हैं भाई? और उसके बाद गजवाए हिंद, यही चाहते हैं ना, गजवाए हिंद। एक मिनट, मैं बात कहना चाहता हूं। अब बाबा साहब की याद नहीं आ रही आपको? इस्लामिक कानून से लपक लिया आपने, फटाक से लपक लिया। अब बाबा साहब को भूल गए, कोई जवाब नहीं, जिसके संविधान की कसम खाते हैं आप। बेवकूफी का कोई जवाब नहीं है। माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रस्ताव संसद लाए मुस्लिम पर्सनल, देखिए बेवकूफी का कोई जवाब नहीं है। कर दे और कह दे कि मुसलमानों के बारे में निर्णय करने का अधिकार से हम संसद या सरकार को देते हैं। रहेगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी रहेगा और बात शुरू। सुधांशु जी अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बात कह दे, सुधांशु जी अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह दे कि मुसलमानों के लिए इस्लामी कानून लाइए तो आप लाएंगे? तो क्या आप तैयार हैं लाने के लिए? मेरी जिम्मेदारी है कि पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं कहलवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कहलवाऊंगा पर्सनल लॉ बोर्ड से कि इस देश के अंदर मुसलमानों के लिए इस्लामी कानून होने चाहिए। आप तैयार हो जाइए। क्रिमिनल में भी लागू होने चाहिए, हर चीज में लागू होना चाहिए। इस्लामी कानून ले आइए ना। चोरी करना तो क्रिमिनल है, जिना करना तो क्रिमिनल है। हम करें लाइए, आप कौन मना कर रहा है आपको? आज तक कभी नहीं कहा, ये कहा कि शाबानों को आपने आज तक भी ऐसी बात नहीं कही जैसी आज कही दी। किसी ने कहा जैसी बात आपने आज कही है आज तक नहीं कही आपने। शराब पीने पे पत्थर पड़े तो मैं मान लूं। आप इतने अच्छे आदमी हैं, शराब का विज्ञापन भी कर देते हैं। आप इतने अच्छे आदमी हैं सुधांशु भाई, सुधांशु भाई आप इतने अच्छे आदमी हैं, हमेशा आपकी जबान से अच्छी बात निकलती है और आज भी आपने अच्छी बात कही। लाइए अध्यादेश, सारे मुसलमान तैयार हैं आपके साथ। मतलब मौलाना साजिद रशीदी, जो मैं आपके बारे में धारणा मानता था, आज वो बिल्कुल पुख्ता साबित हो गई कि आप एक कट्टरपंथी इस्लामी हैं और इस देश को शरीयत लॉ के हिसाब से चलाना चाहते हैं। कुछ होता है दीपक चौरसिया? हाँ, ये देश कोई दीपक चौरसिया के नाम से थोड़े चलता है सर। ये देश तो भारत है, देश दीपक चौरसिया से नहीं चलता। जिसके आप कई मुसलमान भाई आप जैसे हिंदुस्तान बोलने से मना कर देते हैं। ये नहीं पता मौलाना साजिद रशीदी, पटना विधानसभा में क्या हुआ? आपके जैसे एक मुसलमान ने हिंदुस्तान बोलने से मना कर दिया। कम से कम ऐसे दोगले नहीं हम। सुधांशु जी कुछ कहना चाहते हैं? दीपक चौरसिया जिनकी सोच मुझसे अलग हो सकती है, लेकिन सुधांशु भाई की जो सोच है उसको मैं सलाम करता हूं। ऐसी सोच होनी चाहिए कि देश के अंदर कोई किसी तरह की नफरत ना हो और हर आदमी को उसके लाज के हिसाब से उसको अधिकार मिल जाए। बहुत अच्छी बात है, मैं फूल चढ़ाता हूं आपकी बात पर। हाँ, मैं बोलता हूं, देखिए रजनी साहब को जानते हैं? आपको पता है कि आज तक मुसलमानों की सबसे बड़ी रैली कब हुई है दिल्ली में? आप चेक कर लीजिएगा, 30 मार्च 1987 बोट क्लब पे
जब बाबरी मस्जिद के नाम पर रैली हुई थी, इमाम बुखारी साहब क्या तकरीर दिए थे? सारी सरकारें हमारे कदमों में झुककर हुकूमत करती रही है। राजीव गांधी, सुन लो, दीपक जी आप चाहिए आर्काइव से जाके चेक कर लीजिएगा, ये जलवाए जलाल था। और राजीव गांधी झुक के शाहबानों पे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 400 की प्रचंड मेजॉरिटी वाली सरकार ने घुटनों पे आके चेंज किया था। वो जलवा था, वो जलजला था। वो आप चाहते हैं? आप बराबरी थोड़ी चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं ये जलवा रहना चाहिए जो 86 में था, जो 87 में वो बोलते थे। अरे सुधांशु भाई, जो आप शहाबुद्दीन मुसलमानों बोलते थे। के लिए इस्लामी कानून ले आइए, हम तो डर के रह लेंगे आपसे। अरे भाई, हम इस्लामी आपसे डर संस्था के रह को लेंगे, बोले, कोई बात नहीं। पर्सनल लॉ बोर्ड का हम घात जलवा छीन नहीं रहा है। दिखाएंगे, जलाल नहीं वो बोल ही दिखाएंगे। नहीं रहा है। वाह भाई वाह। हम आपसे डर के रह लेंगे, इस्लामी कानून ले आइए मुसलमानों के लिए। अब जो निर्णय लेना है सरकार लेगी। अच्छा, इन्होंने तो बोल दिया इस्लामिक कानून के लिए, लेकिन सुधांशु जी, सुधांशु जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए, ये लोग कॉमन सिविल कोड से इतना डरते क्यों हैं? क्या वाकई ये गजवा हिंद चाहते हैं? कॉमन सिविल कोड से डर क्यों? नाम हाथ में बाबा साहब के संविधान का लेकर घूमेंगे और अफगान बाबा साहब के संविधान के 23 दिसंबर 1948 के नवंबर 1948 के उस फैसले को करेंगे जिसमें आर्टिकल 44 आया था, जिसमें कॉमन सिविल कोड की बात हुई थी। तब इनका अम्बेडकर प्रेम कहा जाता है। जैसे आप याद करिए, जब भारत की वर्तमान न्याय व्यवस्था नहीं थी 50-60 साल पहले, या उतनी ताकतवर नहीं थी, ये फिर इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा, तो पंचायतों प्लीज ठीक करवाइए पीसीआर, जिसको हम लोकल ग्रामीण कोर्ट कहते थे, या खापों का दबदबा बहुत ज्यादा था। अब न्यायालय हो गए, वो खत्म हो गया। अगर कॉमन सिविल कोड हो गया तो काजी के पास जाएगा कौन? मौलवी के पास जाएगा कौन? और उसके माध्यम से जो कंट्रोल बना रखा है अपनी सोसाइटी पर, और उस कंट्रोल से कितना फायदा नुकसान, ये भी आपको बता देना चाहता हूं। मैं ये फैक्ट कई बार बोल चुका हूं। 1931 की जनगणना के अनुसार जब देश में साक्षरता दर केवल 8% थी, उत्तर प्रदेश में 7% थी, उस समय उत्तर प्रदेश में सैयद मुसलमानों में 44% थी। यानी पढ़ाई लिखाई में देश में कहीं आगे थे, आज पीछे हो गए। तो अगर पढ़ने लिखने में आगे हो जाएंगे तो फिर काजी की थोड़ी सुनेंगे, फिर मौलवी की थोड़ी सुनेंगे, फिर मुफ्ती की थोड़ी सुनेंगे। वो बचा के रखना है, इसलिए कॉमन सिविल कोड नहीं होने देना है। अरे सुधांशु भाई, मौलाना जी आपकी दुकान बंद हो जाएगी अगर कॉमन सिविल कोड आएगा, सीधी बात ये है। लेकिन माजिद हैदरी जी को भी बोलने दीजिए। माजिद हैदरी जी, जिस बाबा साहब के संविधान की आप बार बार बातें करते हैं, उसी बाबा साहब के संविधान की मूल आत्मा कॉमन सिविल कोड का विरोध करके आप उनका अपमान क्यों करते हैं? आज कहां गया बाबा साहब के लिए आपका प्रेम, संविधान के लिए आपका प्रेम? जो मैं बाबा साहब से प्रेम करता हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जी का आदर भी दिल से करता हूँ। लड़ना अलग होता है, लेकिन मैं इनका आदर करता हूँ। और मैं सुधांशु त्रिवेदी से बड़ा नम्रता पूर्वक एक चीज कहता हूँ कि सुधांशु त्रिवेदी जी, 20 मिनट से हमारी ये डिबेट चल रही है और 20 मिनट में हमारे देश में एक महिला का बलात्कार होता है एवरेज पे। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप पूरा शरई कानून नहीं लाइए, सिर्फ आप बलात्कार के खिलाफ शरई कानून पूरे देश में लाइए और देखिए 1 साल के अंदर अंदर इतना फर्क आएगा कि इस देश में। और आपके यहाँ जो हलाला और बहुविवाह विवाह के नाम पर लीगलाइज्ड बलात्कार होता है, माजिद हैदरी, उसके बारे में क्या बोलेंगे? आपके यहाँ जो हलाला और बहुविवाह विवाह के नाम पर लीगलाइज्ड बलात्कार आपके घरों में होता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? बड़ी बड़ी बातें कर लेने, अपने घर में जाके देख लिया करिए क्या होता है आपके घर में। अपने घर में जाके देखा करिए क्या होता है हलाला के नाम पर, क्या होता है। जो काजी बलात्कार करता है हलाला के नाम पे बताइए ना। जो बहुविवाह विवाह होते हैं, जो साजिद रशीदी बोलते हैं, माशाल्लाह 4-4 बीबियां हैं, के खिलाफ जाता है और वो मैं कभी नहीं मानूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर मुर्गी आहिस्ता आहिस्ता काटेंगे वो मेरे लिए हलाल नहीं होगी। ये बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समझा रहा हूं मैं दर्शकों को कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। आप मेरे लिए कल मुर्गी काट के आहिस्ता आहिस्ता लाएंगे और बोलेंगे माजिद भाई आप ले खा लो, मैं हलाल चीज खाऊंगा, मैं वो नहीं खा सकता। ये फर्क है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, हमारे कानून में। मतलब आप लोगों ने बात करनी है, किस मानसिकता से मैं आपको पत्रकार कहूं? एक कानून की बात आप मुर्गे के कत्ल से कर रहे हैं, एक कानून की बात का कंपैरिजन मुर्गे के कत्ल से कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए माजिद हैदरी, अपने आप को पत्रकार कहते हुए। सुधांशु जी, मैं 1 मिनट के लिए अश्विनी भाई को लाना चाहता हूँ। अश्विनी भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है, क्यों नहीं चाहता वो यूनिफॉर्म सिविल कोड? बताइए इनको जरा। बाबा साहब के संविधान की कसम खाएंगे, शाहीन बाग में उनके पोस्टर लेके बैठेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं बाबा साहब को। आज पहली बात तो ये मौलाना साहब एक्सपोज हो गए कि ये भारत में शरिया चाहते हैं। आज इन्होंने अपने आप
इन्होंने ये मतलब सुधांशु जी ने उनको उलझाया और उसमें उलझ के बाकायदा इन्होंने स्पष्ट कह दिया। अब दूसरी बात आता हूं, मेरी पीआईएल का किसी हिंदू संगठन ने विरोध नहीं किया, इनको कोई किसी बात जैन नहीं मिली संगठन तो ने विरोध expose नहीं कर दिया किया, मुझे इन्होंने। किसी बिना बौद्ध मुझे expose संगठन ने कर विरोध दिया। नहीं किया, किसी बौद्ध संगठन ने विरोध नहीं किया, लेकिन केवल और केवल पर्सनल लॉ विरोध किया। अब पर्सनल लॉ क्या कहता है कि नहीं, बहुविवाह करना, हम 5 हमारे 25, हम 5 हमारे 45 करना हमारा फंडामेंटल राइट है, हलाला करना हमारा फंडामेंटल राइट है, आगे भी बोल दीजिए मुताह ना आपका करना हमारा डायलॉग। फंडामेंटल हम राइट 5 हमारे है, 45 मिस्यार करना हमारा फंडामेंटल राइट है, 47 वो भी बोलिए ना तहर्रुस अश्विनी भाई, चुप क्यों हो गए आप? सुनाइए ना मौलाना साजिद रशीदी को। मैं बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल, दीपक जी अंदर खाने हर शुक्रवार को यही ताकीर दी जाती है, हम 5 हमारे 45, सबके हाथ में AK-47, और उसके बाद 2050 में भारत बनेगा गजवा हिंद, चलेगा सरिया से। ये जो मुंह से नहीं कह पा रहे हैं, हर शुक्रवार के दिन चुपचाप यही कहा जाता है, जो भीड़ इकट्ठा होती है उसके बाद यही ताकीर दी जाती है। मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आता हूं विषय पे। बड़ी सीधी सी बात है, एक तरफ आप संविधान की बात करते हो, फिर कहते हो हमको शरिया चाहिए। अरे ये संविधान की आत्मा है आर्टिकल 44, जब तक आर्टिकल 44 नहीं लागू होगा तब तक भारत को सेकुलर कंट्री कहना सेकुलरिज्म को गाली देने के समान है। और इस संविधान सभा में जब 1948 में बहस हुई थी, एक बार जरा रफी अहमद किदवई का बयान सुन लीजिए, क्या उन्होंने कहा था। मौलाना कलाम का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा था। पूरी 3 दिन लंबी बहस शुरू हुई, 20 मई 1948 को बहस शुरू हुई, 3 दिन लंबी बहस हुई, 20 नवंबर 1948 को बहस शुरू हुई, 23 नवंबर को यह हमारे संविधान में आया, सबकी बातें रखी गई, उसके बाद कहा गया नहीं। अब दीपक जी दिक्कत क्या हो रही है, मान लीजिए 4 बहनें हैं, जब तक वो 4 बहनें अपने फादर के पास हैं, उनके फंडामेंटल राइट बराबर हैं। उसी में अगर एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से शादी करे, एक पारसी से शादी करे, एक ईसाई शादी करे, जैसे उनके निकाह विवाह होंगे उनके फंडामेंटल राइट अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड ह्यूमन राइट का विषय है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल राइट का विषय है, यह पर्सनल लॉ का मैटर नहीं है। और मौलाना साहब, आप, मैं जानता हूं आप तो चाहते हो, आप जैसे लोग चरमपंथी चाहते हैं कि 2050 में भारत सरिया से लागू हो, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यदि हम 2 हमारे 2 लागू नहीं किया गया, यदि समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई, यदि धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं बना, यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, यदि घुसपैठ विरोधी कानून नहीं बना, तो ये मौलाना, ये चरमपंथी मौलाना इनका सपना ये अपना साकार कर लेंगे। इसलिए जरूरी है, ये इसीलिए चाहते हैं कैसे भी करके मतलब हम 5 हमारे 45 चलता रहे, तो आप 10 साल और चल जाए। 2050 में गजवा हिंद बनाना चाहते हैं आप। हम 2 हमारे 200, भाई आप लोगों को क्या पेट में दर्द है? अब आप मुझे ये बताइए, आप कौन होते हैं रोकने वाले? मुझे ये बताइए कि हम माइनॉरिटी में रहकर, सुनिए, हम माइनॉरिटी में रहकर नहीं डर रहे हैं जितना मेजोरिटी में रहकर अश्विनी उपाध्याय डर रहे हैं। इनकी आंखों में खौफ देखिए आप। ये क्या तरीका है भाई? हम तो माइनॉरिटी में रहकर नहीं डर रहे हैं। अभी तक तो आप डर रहे होते थे, आप बोल रहे होते थे कि हिंदुओं को सताते हैं, दंगे करके मार देते हैं। अब आपको उनकी आंखों में खौफ नजर आ रहा है। एक बात बोलिए ना मौलाना साजिद रशीदी, एक बात बोलिए, जो आपने अब कहा कि इनको 4 आपको बहनों इनकी को आंखों में डर नजर आ रहा है, धमकाते आप रहते हैं। मुनीर ताहिर हुसैन के घर में लगी रहती है, शर्जील इमाम देश को तोड़ने की बात करता है, आप जैसे लोग उनको सपोर्ट करते हैं। क्या बात करते हैं मौलाना साहब, क्या बात करते हैं, लगा देते हो आप? क्या बात करते हैं आप? क्या बिना वजह की कैसेट लगा देते हो आप? बिना वजह की कैसेट नहीं, आप जो बात करते हैं, बात सुना करो। दीपक जी, अच्छी बात आपके व्यूअर को जानी चाहिए। सुधांशु जी, आप मुझे पता है आपको जाना है, मुझे पता है आपको जाना है 9 बजे। मैं आपसे सिर्फ एक कमेंट चाहूंगा मौलाना साजिद रशीदी की बात पर, क्यों चाहते हैं शरिया कानून? और बड़े जोर से हंस रहे थे जब उन्होंने कहा 2050 में जो है इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। क्या यही स्ट्रेटेजी है मौलाना साहब और उन जैसे सोच वालों की? देखिए, जो अश्विनी उपाध्याय ने कहा उस बात पे मैं कुछ केवल तथ्य रखना चाहता हूं, बाकी आपके दर्शक स्वयं निर्णय कर लें। अभी कश्मीर का जब मुद्दा आया तो कहा जाता था एकमात्र मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट, और एकमात्र स्टेट थी जहां SC/ST को रिजर्वेशन नहीं था। एकमात्र स्टेट थी जहां पर की सफाई कर्मचारी अपने परंपरागत पैतृक व्यवसाय करने को बाध्य था, चाहे उसका बच्चा PhD कर दे। दूसरी बात आई है, दूर दक्षिण में आ जाइए, मल्लापुरम देश का ऐसा एक जिला बन गया है जहां 97-98% मुस्लिम हो गए, ऑलमोस्ट मुस्लिम जिला हो गया। वहां की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित किया कि लड़का लड़की की शादी की जो एज है 21 और 18 साल, लड़की की घटाकर 2 साल कम कर दिया। और आप मजेदार बात, जून 2013 में केरल की सरकार ने कहा कि यह प्रस्ताव कर दिया जाए।
ये क्या था जनाब? ये बताइए, दो यूनिवर्सिटीज, जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां मुस्लिम वर्चस्व हो गया, खत्म कर दिया गया SC/ST का रिजर्वेशन, कहा गया 50% मुस्लिम का रिजर्वेशन होगा। तो मौलाना साहब, मैं कहना चाहता हूं, जिन संस्थाओं में, जिन राज्यों में, जिन जिलों में मुस्लिम वर्चस्व हो जाता है, वहां पर ऐसे प्रस्ताव पारित होते हैं, तो फिर जो अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं, ऐसी आशंका लोगों के मन में क्यों नहीं पैदा होती? माजिद हैदरी साहब ने एक बात कही, अगर वो कह रहे हैं इस्लामी कानून लागू कर दिया जाए, रशीदी साहब और माजिद हैदरी साहब, तो जहां तक मेरी जानकारी है, इस्लाम में तो एक मुता निकाह का भी प्रावधान है, शॉर्ट टर्म मैरिज, वो कुछ घंटे की भी हो सकती है, और इस्लाम के अनुसार औरत की गवाही का अकेले कोई वैल्यू नहीं है। तो किसी के साथ बलात्कार हुआ, काजी से लेटर जारी हो जाएगा, ये तो मुता निकाह था, और अकेले लड़की की बात, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और एक और बात लाइटर नोट पे, देखिए आज की दुनिया में साइंस आगे बढ़ रही है। मुता नहीं है इस्लाम में। मौलाना साहब एक बात सुन लीजिए, आज दुनिया में साइंस आगे जा रही है। आज ही हमारे नहीं, इस्लाम में मुता नहीं है, गलत कोड मत करो सुधांशु भाई, पहले 3 महीनों में आ जाएगी। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन 12 तारीख को आने वाली है। अभी कई इस्लामिक देशों और संगठनों ने कहा था कि हम फ्रांस का बहिष्कार करेंगे। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कोरोना वैक्सीन या तो अमेरिका में आने वाली है, जिसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, या रूस ने निकाली है, जो खुलेआम इस्लामिक टेररिज्म की बात करता है, या यूरोप है उस दौड़ में, जिसके बारे में आप कह चुके हैं हम बहिष्कार करेंगे, या फिर इजराइल है, या फिर भारत है। बताइए, 56 इस्लामिक देश है, ये तो कह रहे हैं कि हम तीसरे ट्रायल पे। किस इस्लामिक देश में कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल भी हुआ? सोचिए, इस पे गौर से सोचिए। या जिनको आप काफिर कहेंगे उससे वैक्सीन लगवाएंगे, फिर आप कहेंगे फिर हम काफिरों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा कि दुनिया में जबकि मुस्लिम देश ऐसे हैं 12-13 जिन पे पैसा बरस रहा है पैसा मिडिल ईस्ट, आप चाहे क्या क्या रिसर्च नहीं कर सकते, पर क्यों नहीं कोरोना वैक्सीन की रिसर्च पे कोई मुस्लिम देश है? इसी जहनियत ने कब्जा कर रखा है इस पे। इस वजह से किसी कंस्ट्रक्टिव काम में आगे नजर नहीं आते। अब बताइए, बम विस्फोट कर लेंगे, कोई विस्फोटक आज तक किसी दीपक मैं जवाब दूंगा, मुझे जवाब देने दीजिए। बिल्कुल जवाब दीजिएगा मौलाना जी। हवाई जहाज किसी ने बनाया, ये बताइए, मिसाइल किसी ने बनाया, असॉल्ट राइफल किसी ने बनाई, कि सब लेंगे किससे? जिनको घोर काफिर कहते हैं, चीन से लेंगे, इजराइल की बनी हुई, अमेरिका की बनी हुई, और उसके बाद कहते हैं साहब हम तो ईमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे सोचिए तो, कहां ईमान है और कहां पे ईमानदारी है, कहां पे ईमानी है अपने ईमान के। मौलाना साजिद रशीदी जी, अब मुझे एक बात बताइए, ये इन्होंने बोला था हर 20 मिनट में एक बलात्कार होता है, पर हलाला के नाम पर जो होता है, बहु विवाह के नाम पर जो होता है, 3 तलाक के नाम पर जो आपके घरों में होता है, उसके बारे में क्यों आप नहीं बोलते, जिसके बारे में चिल्ला कर माजिद हैदरी बोल रहे थे? मैं जवाब दे देता हूं, सुनिए, 1 मिनट दीजिए मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बात करता हूं, मैं जवाब देता हूं। सुनिए, देखिए, हमारे यहां हलाला जैसी कोई चीज नहीं है। अगर हलाला है जो आजकल चलन में है, हम उसको रेप मानते हैं। सुन लीजिए उस बात को, बार इस्लाम के ऊपर गलत मत थोपिए। दूसरे जैसे सुधांशु भाई ने कहा कि घोर काफिर, बचाने के लिए घोर काफिर, आप घोर काफिर क्या होता है मेरे भाई? कौन सी गोट में भागे? कहते हैं जो अल्लाह को इनकार करे। पूछ लो कौन सी गोट में भागे यार, अच्छी बात बचाने के लिए। अच्छी बात जाने दिया करो भाई, अच्छी बात जाने दिया करो। आप झूठ का आडंबर अच्छी बात जाने दिया करो यार। आप जैसे लोग 1.5 घंटा डिबेट करते हुए अच्छी बात हलाला होना चाहिए। 1.5 घंटे में 1 मिनट तो अच्छी बात जाने दिया करो। सुनिए दीपक जी, देखिए, घोर काफिर कुछ नहीं होता सुधांशु भाई। अरे दीपक जी, काफिर कहते हैं जो अल्लाह को इनकार करे, उसे कहते हैं काफिर। इसमें घोर कुछ नहीं होता। इस्लाम तो ये सिखाता है कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो खुद पेट भर खाए और उसका पड़ोसी जो है भूखा रह जाए। इस्लाम तो ये सिखाता है। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है उसको हटा दीजिए, उसको नेकी मिलेगी। इस्लाम तो ये कहता है। क्या होता है काफिर और काफिर के हाथ के खाना? हम यहाँ हिंदुस्तान में हैं। अरे कौन, आप मुझे बताइए, सारी चीजें तो हम आपके हाथ की खा रहे हैं। अच्छा। हम तो किसी चीज को नहीं मना कर रहे हैं। अच्छा सुधांशु भाई, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी आप हैं, हमारे मिनिस्टर भी आप हैं। हमने आप ही को नेता माना है। आप अच्छी बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? जवाब दे दिया। कौन इस्लाम, कौन मुसलमान की मुखालफत करता है? अपने दर्शक के पास चल रहा हूं। देवेश मिश्रा मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, आप बहस को सुन रहे, मुझे बताइए क्यों नहीं लाने देना चाहते कॉमन सिविल कोड? आपको क्या लगता है, क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में इसका विरोध कर रहा है? सर कुछ नहीं सर, इनको सर डर लगता है सर। और पहली बात दूसरी बात ये सर कि यूनियन सिविल कोड का मतलब ये होता है सर कि एक निष्पक्ष कानून
कि और ये किसी भी धर्म से सर कोई ताल्लुक नहीं रखता सर। बिल्कुल और ठीक देवेश। पहली बात सर कि जब सब अनुच्छेद सर जब 44 में जबकि ये लिखा गया है कि इस कानून को चालू करना है, तो सर इनको प्रॉब्लम क्या है सर? ठीक है, और बिल्कुल सही पहली बात बोली। सर, अगर दूसरी बात आर्टिकल ये कि 44 सर संविधान की ये आत्मा महिलाओं है के लिए जो और कि ये बाबा सर साहब सबसे को मानने वाले क्यों इसका विरोध करते हैं? बाबा साहब के आइन की कसम खाने वाले 44 से क्यों डर जाते हैं, जिसमें कॉमन सिविल कोड की बात है? प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जुड़ गए हैं, अतीकुर रहमान जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर, अंबर जैदी जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, और साथ ही साथ वो चाहती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। माजिद हैदरी मेरे साथ हैं, अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ है, मौलाना साजिद रशीदी मेरे साथ है। बहस की शुरुआत अंबर से करूंगा। अंबर, क्यों चाहती है आपको कॉमन सिविल कोड आना चाहिए? कैसे मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है इस्लामिक लॉ के हिसाब से, आप बताइए। देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ जो शादी की उम्र होती है। अगर हम दूसरे धर्मों की महिलाओं की बात करें तो उनकी उम्र 18 साल होती है। अगर हम पर्सनल लॉ में बात करें या इस्लामिक लॉ के हिसाब से बात करें तो उसमें कोई एज स्पेसिफाई नहीं की गई है। एज ऑफ प्यूबर्टी चाहे वो 12 साल हो, 13 साल हो, 14 साल हो, वो कुछ भी हो सकती है। वहाँ पे कोई एज को डिफाइन नहीं किया गया है कि 18 साल में ही होगी और लड़के की उम्र 21 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। उसके बाद शादी की बात करें, इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं। फिर आप सक्सेशन की बात करें या फिर आप मेंटेनेंस की बात करें, एलिमनी की बात करें, कितने सारे अधिकारों का उल्लंघन होता है। और जितने भी अधिकारों का उल्लंघन होता है उनसे जुड़ी हुई जो भी मुतासिर होती हैं वो सिर्फ महिलाएं और बच्चे होते हैं। आप क्रिमिनल कोड की बात करते हैं, इस्लाम में अगर बात करें तो पर्सनल लॉ में सिर्फ और सिर्फ वही लॉज हैं जिनसे महिलाएं और बच्चे मुतासिर होते हैं। आप क्रिमिनल कोड के लिए सारा अगर कोई भी सीआरपीसी के अंडर आता है तो आप इंडियन सिविल कोड फॉलो करते हैं कि आपको सीआरपीसी के अंडर सजा मिलेगी, चोरी होगी, रेप होगा या इस तरीके का कोई भी होता है। या तो आप पूरी तरीके से संविधान को फॉलो कर लीजिए या फिर शरिया लॉ को फॉलो कर लीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ ही क्यों नाइंसाफी होती है? महिलाएं भी इस देश, हमारे मुस्लिम महिलाएं जो है इस देश में रहने वाली, उनको भी इस संविधान के तहत वो हक है जो हर दूसरी धर्म की महिला को है। क्रिश्चियन महिला को, हिंदू महिला को, सिख महिला को, सबको वो अधिकार मिले हुए। मुस्लिम महिलाओं को क्यों उन अधिकारों से वंचित रखा गया है? कोर्ट की हेयरिंग में कोर्ट ने ये हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि इन चीजों पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पिछली सरकारों ने क्यों ध्यान नहीं दिया, क्यों इतने समय से इस चीज पे बात नहीं हुई और क्यों इस पे कानून बनाने के लिए या लागू करने के लिए हमारे देश के हिसाब से जो हमारे देश में कानून बनाने चाहिए, हमारे देश की जरूरत के हिसाब से उस तरीके से हमारे नियम कानून बने चाहिए। ब्रिटिश काल के जो कानून थे वो आज हम देश में आज भी वही फॉलो किए जाते हैं। तो हम क्यों लकीर के फकीर बने हुए? ठीक है, आपकी सवाल का जवाब देता हूं अतीकुर रहमान जी के। अतीकुर रहमान जी, आप लोग सब बाबा साहब के संविधान की कसमें खाते हैं, बाबा साहब की कसमें खाते हैं। शाहीन बाग के आंदोलन में बाबा साहब के बड़े बड़े पोस्टर लेके गए, लेकिन जो संविधान की मूल भावना थी, जिसको आर्टिकल 44 के तहत कॉमन सिविल कोड के रूप में बाबा साहब चाहते थे, पिछले 72 साल से आप उसमें अड़ंगा क्यों बने हुए हैं? और वो भी खास तौर पे अपने समाज की महिलाओं और बच्चों को दबाने के लिए। ये आरोप है अंबर जैदी का। जी दीपक जी, देखिए हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर, इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर हैं, एक जाति के ऊपर हैं, एक किसी धर्म के ऊपर हैं, कहीं पर ज़्यादा हैं, कहीं पर कुछ कम है। और हम सब भारतीय इस पैनल के ऊपर बैठे हुए हैं। मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट आपसे है कि जितना वक्त आप एक तरफ को देते हैं उतना ही वक्त दूसरी तरफ को दीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी इक्वालिटी का मामला है। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात आती है दीपक जी, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि आज तक के 70 साल के अंदर और 6 साल पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई है। कोई सरकार आज तक के, ना कोई स्टेट लेजिस्लेचर में और ना ही पार्लियामेंट के अंदर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाने की हिम्मत नहीं करती है। सर तो आपके दबाव में नहीं करती है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में नहीं करती है। शाहबानो में क्या हुआ था, सरला केस में क्या हुआ था, इसका भी जवाब दीजिए ना सर। खूब गुडी गुडी मत बनिए। अगर आप रिफॉर्मर की तरह बात करना चाहते हैं तो अपनी गलतियों को भी मानिए।
कांग्रेस आज तक इसलिए नहीं लाई मैंने क्योंकि क्या आपको कहा वोट कि मैं चाहिए था अपनी उनको। गलतियों को बिल्कुल नहीं मानूंगा। हाँ, ये तो बात हम भी मानते हैं, हर डिबेट पे हम ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, हमारी आंखें तो खुली। ठीक है फिर, अगर हमने कांग्रेस मोदी ने न सरकार लाकर को, गलत किया है बीजेपी तो की मांग कर सरकार दीजिए को, प्रेम शुक्ला क्योंकि जी उन्होंने से कि वादा यूनिफॉर्म किया सिविल कि कोड ले आइए। मांग कर दीजिए, आप अच्छी चीज है तो मांग कर दीजिए, बाबा साहब का सम्मान करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर हमको कोई एतराज नहीं होगा जब तक कि कंसेंसस बिल्डअप नहीं होता है। कंसेंसस के बगैर यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक नाम का वो रहेगा। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कंसेंसस तो की लाने बात तो दीजिए आप पहले ट्रिपल दीपक तलाक जी। के समय भी करते थे। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाया है कोई? ठीक है, आप यहाँ पर रुके, अंबर जैदी बोलेंगी फिर प्रेम शुक्ला। अंबर जी क्या पॉइंट ये रखना एक चाहती है? क्वेश्चन और एक ट्रिपल तलाक आंसर के की वक्त क्या डिबेट हुआ है क्या? था बताइए एहतेशाम जी जी, को। दीपक और जी- अभी आपके दोस्त मौलाना साजिद रशीदी वो तो शरिया का दीपक जी, कानून लाने मेरी की बात बात कर रहे पूरी थे, नहीं हुई है अभी। इस्लामिक कानून आ जाए, हाथ दीपक के जी, बदले मेरी हाथ, बात हाथ पूरी के नहीं बदले हुई है हाथ। अभी। अंबर जैदी जी जी देखिए, यही दीपक तर्क जी, जो मेरी यही बात पूरी भाषा, नहीं हुई है यही अभी। शब्द, ये ट्रिपल मेरी तलाक बात के अभी पूरी ट्रिपल नहीं तलाक हुई है, के समय भी मैं करते आपको थे लगातार कि तो आप बोलने नहीं दे सकता ना सर। 7 पैनलिस्ट बैठे मेरे साथ। नहीं, आप इस तरीके से, आप ये कौन सा एटीट्यूड, आप बात बोलेंगे लेकिन आपकी बात का जवाब नहीं सुनेंगे। एक तरफा बहस नहीं होती है, अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो उसका सर, जवाब मैंने भी आपको सुन लीजिए। 2.5 मिनट यही लगातार बात बोलने का और यही मौका शब्दों दिया। का इस्तेमाल 2.5 ट्रिपल मिनट तलाक के समय भी लगातार। करते थे कि आप वोटिंग करवा लीजिए, लोगों की राय पूछ लीजिए। अगर लोगों की राय होगी, आप लोगों की राय रखवा लीजिए ना, पता चल जाएगा। किसी भी धर्म के किसी भी इंसान को कोई एतराज नहीं, सिर्फ आपको एतराज होता है जब भी अगर हम किसी रिफॉर्म की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम मुस्लिम महिलाओं को उनको बराबरी का हक नहीं मिला हुआ है। तो मुझे लगता है भारत को लोकतांत्रिक देश बोलने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। इसको नहीं बोलना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। आप एक इस्लामिक स्कॉलर है, अगर आप इस तरीके की बात करते हैं, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। महिलाओं की बात आती है तो आप महिलाओं के अधिकारों के लिए आप खुद क्यों नहीं खड़े होते? ट्रिपल तलाक या हलाला की बात हुई, आपने क्यों ये विद इन द कम्युनिटी रिफॉर्म की शुरुआत की? क्यों इतने साले महिलाओं को इंतजार करना पड़ा? क्यों इतनी बड़ी जद्दोजहद हुई और इतनी बहस और इतनी बड़ी लड़ाई के बाद एक कानूनी रूप लिया उस ट्रिपल तलाक लॉ ने? तो आप शुरुआत करेंगे नहीं, कोई और शुरुआत करता है तो आप उस पर कटाक्ष करेंगे या फिर बीजेपी आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा बता देते। ठीक है, मौलाना जी बताइए, अंबर आप ही की समुदाय की है, अंबर गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोर्ट में, आप बताइए क्या गलती की अंबर ने? या आप भी चाहते हैं अतीकुर रहमान की तरह की ड्राफ्ट आए, आप पढ़ें और उस पर देश में आम सहमति बने, या फिर कोर्ट डंडा मारेगा जैसे 3 तलाक में हुआ? दीपक भाई, हर आदमी को अधिकार है, देखिए कोर्ट जाने का हर आदमी को अधिकार है। बीजेपी ट्रिपल तलाक पर बहुत सारी महिलाओं को लेकर गई थी, तो अभी भी अंबर को लेकर गई है बीजेपी, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जाए, हर कोई जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? हर किसी को अधिकार है। बढ़ के पैसे मिले थे। अच्छा, ये बीजेपी के साथ डीलिंग अभी तो आप कह रही थी कि बोलना नहीं चाहिए बीच में, अभी तो आप कह रही थी बीच में बोलना नहीं चाहिए, बीच में बोलना शुरू कर दिया। उस ट्रिपल तलाक के समय पे अभी तो आप कह रही थी बीच में बोलना नहीं चाहिए, अभी बीच में बोलना शुरू कर दिया। की बात करेंगे, मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे, नहीं, अभी बीच में बोलना शुरू कर दिया आपने। आप बिल्कुल बदतमीजी नहीं करेंगे। अगर आप बात करते हैं तो तमीज के साथ, कोई लांछन नहीं लगाया आपके ऊपर, ये लांछन नहीं है। मेरे साथ आप कोई भी झूठा लांछन नहीं लगाएंगे। अगर आपको बहस करनी है तो तार्किक बहस कीजिए। आपने कहां से देखा कि मुझे बीजेपी ने कोड भेजा है? आपके सामने आपने डीलिंग करवाई थी, आप मीडिएटर थे। तो आप अतीकुर रहमान को कह रही थी कि बीच में बोलना नहीं चाहिए, मैंने एक लफ्ज बोला और आपने बोलना शुरू कर दिया, और आप चुप होने का नाम नहीं ले रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने शब्द वापस लीजिए। ऐसे बहस होगी क्या? आप अपने शब्द वापस लीजिए। आपने बेतुका इल्जाम कैसे लगाया? कौन सा गाली दे दी भाई आपको? नहीं, आपने बेतुका इल्जाम मुझ पे लगाया। मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको कि मैं शब्द वापस ले लूं? आपने मैंने ये कहा कि जमहूरी मुल्क है, कोई भी जा सकता है। आप थे उसके एजेंट, आप बताइए ना, आप कैसे बेतुके इल्जाम लगा देते हैं, बैठ के कुछ भी बोल देंगे। आपको अगर ये तो बहस आपका ईमान जानता है, आपका दिल जानता है। आपका ईमान जानता है कि आप यहाँ पर बैठ के बेतुकी बातें आपका दिल जानता है, आपका ईमान जानता है, हमें इसकी जरूरत नहीं कहने की। अब सुनिए बात, सुनिए, आप लाछन लगा सकते हैं, उनका डिबेट को आगे जाने दीजिए। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर डिबेट आप पर नहीं हो रही है। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये डिबेट कॉमन सिविल कोड पर हो रही है, ये आप पर डिबेट नहीं हो रही है। आप अपने ऊपर डिबेट को मत लीजिए। लगा रहे हैं बैठ के, तमीज के साथ बात कीजिए ना, बहस कीजिए तमीज के साथ।
तो फिर आपके साथ भी सामने वाला इज्जत के साथ पेश आएगा। आप अच्छा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मौलाना जी, ऐसा है जिस आदमी इसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट मत जिस आदमी दीजिए के दिल इसको में कुछ बीजेपी ने खटका भेजा होता है, है। उसको सर ये लगता है बीजेपी ऐसा। फोबिया है क्या प्रेम शुक्ला जी? आपके दिल में कहीं ना सबको कहीं कुछ बीजेपी है, ने भेजा इसलिए है। आप 3 भड़क तलाक गई। पे मुस्लिम अगर ऐसा महिला नहीं गई होता, उनको आप भी कहते बीजेपी ने ठीक है, मैं भेजा। तो गई हूँ। कॉमन सिविल कोड पर भी बीजेपी ने भेजा। ये बीजेपी फोबिया क्या है? और देखिए जो बोल रहे थे प्रस्ताव है बहस है वो बहस कौन के नहीं बाद जानता है। भाई, अतीकुर रहमान जी, कौन नहीं जानता है? और प्रेम अच्छी शुक्ला बात जी। है कि कोई तो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, चाहे वो बीजेपी अच्छा आरएसएस जा हो। सकता है, मुझे बिल्कुल, क्या एतराज है भाई? तो देखिए, साफ अरे तो कोई लेकर सारा जाए, रिग्रेस कोई है। जाए, मुझे भारतीय एतराज जनता क्या है? पार्टी पूरे रिग्रेस कोई वोट किसी बैंक को की लेकर जाए। राजनीति नहीं करती संभाला है। हुआ है और शांत हो जाए मौलाना, बहुत बोल लिए आप। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप बराबर थोड़ी देर के लिए बहुत खामोश झूठ रहो। बोल प्रेम रही शुक्ला है, जी के पास शांत हो जाइए और इस बात अभिजय से। जी के पास जाना चाहता हूँ। मौलाना आपने यजीदियत कर ली, ठीक से, अब शांत हो जाए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। जी दीपक जी, देखिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान सभा के विद्वान सदस्यों ने इस देश को जिस तरह का सम्यक संविधान प्रदान किया था, उस संविधान को तंतोतंत लागू करने का काम कर रही है, उस दिशा में काम कर रही है। इसलिए जो भारत के संविधान की बजाय पाकिस्तान जैसा शरीयत वाला स्टेट चलाना चाहते हैं, जिनको हमेशा पाकिस्तान ही आदर्श दिखाई देता है, जो आपने शब्द का प्रयोग किया गजवाए हिंद करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये देश संविधान से नहीं शरीयत से चले, उनको पीड़ा होनी स्वाभाविक। और आपने देखा कि अतीकुर रहमान के पास जब तर्क नहीं रह गया तो वो उनका बेड़ा गर्क हो गया और वो बहस से बाहर चले गए। दूसरी तरफ मौलाना रशीदी के पास कोई तर्क नहीं है, सुधांशु जी के समक्ष वो कोई तर्क नहीं दे पाए, उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाए। और अब जब बहन अंबर जैदी ने एक उनसे सवाल पूछ लिया तो उस सवाल के जवाब में उनको बीजेपी का एजेंट कहने लगे। अब अगर पलट कर अंबर जैदी कह दें कि आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, आईएसआई के एजेंट हैं, इस्लामिक स्टेट के एजेंट हैं, अलकायदा के एजेंट हैं, तालिबान के एजेंट हैं, तो अभी देखिए इनका चेहरा कैसे हो जाएगा, कैसे चीखने चिल्लाने लगेंगे। लेकिन इनकी आदत है झूठ बोलना, चूंकि ये इमामत की बात तो करते हैं, लेकिन इमामत के लिए जो आवश्यक कैरेक्टर है, जो व्यक्तित्व चाहिए कि आदमी सत्य पर चलने वाला हो, आदमी ईमान पर चलने वाला हो, ये तो हर शब्द में झूठ बोलते हैं। इनको इमामत करने का भी इस्लाम के हिसाब से, बहन अंबर जैदी आप चूंकि इस्लाम को जानती भली भांति, इस्लाम के अनुकूल एक झूठा व्यक्ति जो हर शब्द में झूठ बोलता हो, उसको इमामत का हक होता है क्या, जरा ये बता देना। ठीक है, मैं रितु पांडे के पास मुंबई चलता हूं। अतीक भाई भी जुड़ गए। अतीक भाई, हम आपका इतना सम्मान करते हैं, आप इतनी सेंसिबल बातें करते हैं, इतनी जल्दी नाराज हो जाते हैं। सीधे रितु पांडे के पास मुंबई चलता हूं। रितु पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है क्यों 72 साल बाद भी आज तक कॉमन सिविल कोड नहीं आ पाया और आपको क्या इसकी जरूरत महसूस होती है देश में? यस, नमस्कार दीपक जी, शुक्रिया मुझे कुछ बोलने के लिए आपने मौका दिया। अगर संविधान के हिसाब से सभी नागरिक समान हैं और चाहे किसी भी धर्म और जाति के हों, और हम इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं, तो समान कानून सभी पर लागू होना चाहिए। समान नागरिक कानून के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता, इसके फायदे बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए जनता को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जनता इसे लागू करने से पहले जनता जागरूक होनी चाहिए, इसके लाभ इसके फायदे उनको पता होने चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा रितु, और इसीलिए हम लगातार, मेरा पूरा ग्राफिक आप देख रहे हैं, कॉमन सिविल कोड के क्या 11 फायदे हैं, हम आपको निकालकर लगातार अपने ग्राफिक्स के अंदर समझा रहे हैं। इसलिए जरूरी, हम मानते हैं हमारा देश सेक्युलर है, इसमें सभी धर्म समान है, तो फिर मुस्लिमों के लिए अलग कानून क्यों और कुछ अलग धर्मों के लिए, हिंदुओं के लिए अलग कानून क्यों? बहस इस पर होनी चाहिए, क्योंकि संविधान की मूल आत्मा थी आर्टिकल 44, जिसकी बात संविधान सभा में आज से ठीक 72 साल पहले कंक्लूड हुई थी। क्यों नहीं आया पाया अब तक कानून? ब्रेक के बाद फिर से बात करेंगे।